चलिए भाई, शांति का दान दें, शांति का दान दें एकदम। आइए पढ़ना शुरू किया जाए। चर्चा जो की जा रही थी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ पर चर्चा की जा रही थी, और थोड़ी थोड़ी चर्चा मैंने की भी थी इसके ऊपर। अब समझो, थोड़ा रिकॉल कराता हूं। मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल बनाया था कि ये मैं हूं और इस तरीके से एक बॉल से खेल रहा हूं। मैंने बॉल को ऐसे फेंका तो बॉल ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और यहां मेरे पैर से आके टकरा गई। मैंने तुम्हें बताया था कि अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये बॉल दोबारा से एक बार घूम करके आए सर्किट में, तो यह बेहद जरूरी है कि मैं इस बॉल को उठाऊं, यहां रखूं और फिर वापस आगे की डायरेक्शन में धक्का लगाऊं। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि ये जो पाथ है, ये पाथ तो है सर्किट, ये जो बॉल है, ये बॉल है इलेक्ट्रॉन, और मैं जो हूं, मैं हूं सोर्स ऑफ ईएमएफ। देखो, अब कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। मैं सोर्स तो हूं ईएमएफ का, लेकिन समस्या ये है कि ईएमएफ को नापा कैसे जाए और कब नापा जाए। अब तुम्हें ये बात समझनी बेहद जरूरी है। तुमने देखा होगा पहले ऐसे फोन आया करते थे जिनकी बैटरियां जो हैं वो निकाली जा सकती थी। क्या किसी बच्चे के पास अभी करंटली यहाँ क्लास में कोई ऐसा फोन है जिसकी बैटरी रिमूव हो सकती हो? क्योंकि अब तो वैसे तो ट्रेंड में से खत्म ही हो गए। चलो कोई बात नहीं है तो हम एक बैटरी इमेजिन कर लेते हैं, हम एक बैटरी बना लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये एक बैटरी बनाई, ठीक है, टर्मिनल बना दिए। अगर गौर करोगे तो बैटरी पर लिखा होता है 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। मैं बैटरी की जनरल स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूं। बैटरी पर लिखा होता है 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। सवाल यह है कि ये 3.7 वोल्ट क्या है? मैं कहता हूं यही 3.7 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ है। बैटरी का क्या है? ये 3.7 वोल्ट ही बैटरी का क्या है? लेकिन सवाल यह है कि ये ईएमएफ बैटरी कब प्रोवाइड कराएगी सर्किट में? इस ईएमएफ के प्रोवाइड कराने की कंडीशन क्या है बैटरी की? और सवाल का जवाब यह है कि ये जो ईएमएफ बैटरी प्रोवाइड करा रही है, ये तब प्रोवाइड कराएगी जब आपने बैटरी को फोन से बाहर निकाल लिया है। When basically you are not using it. When you are not using it, the potential difference is called EMF. The potential difference is called EMF. बात को समझना। EMF बैटरी की मैक्सिमम औकात है जो वो सर्किट में प्रोवाइड करा सकती है। बैटरी अगर 3.7 वोल्ट की है तो मतलब बैटरी सर्किट में मैक्सिमम कितना पोटेंशियल दे सकती है? 3. ये उसकी ईएमएफ है। सर्किट में लगने के बाद 3.7 वोल्ट नहीं देगी। सर्किट में लगने के बाद 3.7 वोल्ट कुछ कम। सर्किट में लगने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू बैटरी प्रोवाइड कराती है उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन शॉर्ट में टीपीडी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन शॉर्ट में टीपीडी। तो ईएमएफ तो मैक्सिमम औकात है। ये हमारे यहां से आ रही है आवाज नीचे से? अच्छा, तो ईएमएफ तो मैक्सिमम औकात है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई? ये है एक्चुअल वैल्यू। कैसी वैल्यू है? जो एक्चुअली बैटरी सर्किट में प्रोवाइड कराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीपीडी। मैं तुम्हें और एग्जांपल से समझाता हूं। मैं कार लेने गया, मैं जब कार लेने गया तो तुमने देखा होगा वहां पे सेल्समैन होते हैं, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सेल्समैन। उनका काम ये है गाड़ियां बेचना। तो जब मैं कार लेने गया तो
मैंने उससे पूछा कि भाई सफारी कितना एवरेज दे देती है, तो भाई क्योंकि सेल्समैन था उसने घुमा दिया मुझे। उसने कहा सर ये आपको सिटी में 13 से 14 की, और सर ये आपको हाईवे पे लगभग 20 की एवरेज देगी। 20 की एवरेज का मतलब है कि 1 लीटर डीजल में 20 किलोमीटर चलेगी, ऐसा उसका कहना था। मैं उसकी बातों में आ गया और मैंने मजाक मजाक में सफारी खरीद ली। अब क्योंकि मैं चला रहा हूं तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि सिटी में जो एवरेज आ रही है वो 5 से 6 की आ रही है, और जब मैं हाईवे पे चला रहा हूं तो लगभग 11 से 12 के आसपास की एवरेज ये मुझे हाईवे पर दे रही है, वो भी बेहद प्रेम से चलाने पर। जब मैं ऐसे चला रहा हूं कि एक गियर लगा करके भूल जा रहा हूं कि इसमें अगला गियर कब लगाऊं, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूं कि ब्रेजा वाले भी मुझे ओवरटेक कर जा रहे हैं। और एक मोड है इसमें जिसे हम स्पोर्ट्स मोड कहते हैं, उसको मैं बिल्कुल नहीं छू रहा हूं। अगर मैं उसको छूंगा तो ये भी नहीं आएगी। तो तुम समझो ये तो ईएमएफ है जो भाई ने वादा किया था, और वादा तो टूट जाता है, वो टूट गया। जो एक्चुअल मुझे मिल पा रही है ये टीपीडी है, समझे? ये तो आदर्श कंडीशन में ईटा का फॉर्मूला लगा के 1 - T2/T1 भाई ने निकाली थी। ये एवरेज कब कही जाती है? मैं तुम्हें साथ के साथ, देखो इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा ही रहा हूं, इन कंपनियों का स्कैम भी बता रहा हूं क्या करते हैं ये लोग। ये कैसे निकालते हैं एवरेज? ये ना अपनी कंपनी में ना एक टेस्ट ट्रैक बना लेते हैं, टेस्टिंग ट्रैक होता है बिल्कुल सीधा, उसमें नहीं होता कोई मोड़, ना इधर को और ना इधर को, गाड़ी चलती है सीधी। छठे गियर में ये लोग चलाते हैं 70 की स्पीड पे। छठे गियर में कौन सी स्पीड पे? तब ये माइलेज आती है। ना कभी ब्रेक लगती रास्ते में, ना कोई एक्सेलरेशन होता, ना कुछ होता, गाड़ी कांस्टेंट चले तब। तो ये आदर्श परिस्थितियां हैं। आदर्श परिस्थितियों में बैटरी जो मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकती है वो क्या है? जो एक्चुअल सर्किट में लगने के बाद देती है वो क्या है? अरे तुमको केमिस्ट्री वाले मास्टर जी ने एक चीज पढ़ाई होगी, हाइड्रोजन सेल, याद है? इसकी थ्योरेटिकल एफिशिएंसी बोलते हैं 95% है, लेकिन ये थ्योरेटिकल होती है। कैसी होती है? प्रैक्टिकल एफिशिएंसी कितनी है? 50 से 60%। तो ये तो ईएमएफ है, और ये क्या है बोलो? एक ईएमएफ हुआ और दूसरा क्या हुआ? बात पल्ले पड़ी। तो ईएमएफ इसलिए मैंने लिखा कि ईएमएफ तो बैटरी की मैक्सिमम लिमिट है, और टीपीडी वो वैल्यू है जो एक्चुअल तुम्हें सर्किट में मिलती है। अब तुम कहोगे कि जी ये टीपीडी कम क्यों हो जाती है? उसका कारण अभी आगे आएगा, टीपीडी कम क्यों हो जाती है। पहले जरा डेफिनेशंस लिख लो, लिखो जरा ईएमएफ की डेफिनेशंस लिखो पहले। नहीं अभी नहीं, बाद में लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे। पहले ईएमएफ की डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज the maximum potential difference across the two terminals of a cell or a battery, when the cell is in open circuit, or no current is being drawn from it. Drawn, D-R-A-W-N, no current is being drawn from it. ये है EMF, ठीक है भाई।
साथ के साथ दूसरी डेफिनेशन लिखो, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, साथ के साथ लिखेंगे, लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the potential difference, the potential difference across the two terminals, across the two terminals of a cell, of a cell or a battery, of a cell or a battery, when the cell is in, when the cell is in closed circuit, when the cell is in closed circuit, or some current is being drawn from it, some current is being drawn from it, full stop। दोनों डेफिनेशंस को जरा पढ़ो साइड बाय साइड, और कोई अंतर अगर तुम लोग को पता लगता है तो मुझे बताओ प्लीज। जस्ट रीड द डेफिनेशंस वंस एंड गिव मी द डिफरेंसेस इफ एनी। हाँ भाई, ईएमएफ में ओपन सर्किट है, हम उसका यूज नहीं कर रहे, और टीपीडी में सर्किट कैसा है, क्लोज, हम यूज कर रहे हैं। एक और वर्ड है, ईएमएफ में मैक्सिमम है, टीपीडी में मैक्सिमम, तो ईएमएफ में जो मैक्सिमम वर्ड है उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि एक्चुअली ईएमएफ मैक्सिमम ही होती है, इससे ज्यादा पोटेंशियल पॉसिबल। हाँ ना बोलो मेरे भाई। अच्छा, इनके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? आओ जरा देखा जाए, बात को समझना। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी उतारने का नहीं। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या फॉर्मूला बनाए बोलो? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां पे V क्या है? V है टीपीडी, E क्या है भाई? E है EMF, I क्या है भाई? I है करंट, और R क्या होता है? ये होता है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल या बैटरी का होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? या तो सेल का, या अभी अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, समझो जरा। अब यहां से पूछे बोर्ड ने सवाल, यहां से पूछे गए सवाल। अच्छा, एक चीज और इसमें लिख लें, ये फॉर्मूला लगेगा डिस्चार्जिंग के लिए। डिस्चार्जिंग का मतलब ये है जब बैटरी का यूज हो रहा हो, जब बैटरी का यूज हो रहा हो तब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा V बराबर E माइनस आई आर। आओ जरा सवाल देख लें इस पर। एक नंबर में क्या सवाल आया समझना। सवाल ये पूछा जा चुका है पेपर में कि कैन द टीपीडी बी इक्वल टू ईएमएफ, कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है भाई वो ईएमएफ के बराबर हो जाए। इज इट पॉसिबल? सोच लो, 30 सेकंड सोच लो, 10 सेकंड सोच लो, चलो फिर मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके, क्या टीपीडी बराबर हो सकता है ईएमएफ के? कितने लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता बराबर? रेज योर हैंड्स। नहीं हो सकता, अकेला खतरा बोल रहा है, आर्यन ने बोला, ज्ञानेश्वर ने भी बोला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, कितने लोग ये कह रहे हैं कि भाई बराबर हो सकता है? रेज योर हैंड्स। और बाकी यहाँ जितने भी चिरकुट बैठे हैं सब माता की चौकी में आए हैं और ये जो है बस प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं और इन्हें कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से। बराबर हो तो सकता है मैथमेटिकली, क्यों नहीं हो सकता? फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। फॉर्मूला क्या कह रहा है? V इज इक्वल टू ई माइनस। अगर मैं किसी सूरत हाल में I को 0 कर दूं,
आई जीरो का मतलब क्या हुआ? ओपन सर्किट। कैसा सर्किट? अगर मैं आई को जीरो कर दूं तो वी किसके बराबर आ जाएगा? तो आंसर क्वेश्चन का है हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? ओपन सर्किट के केस में हो सकता है। अब कई ज्यादा दिमागदार जो लोग होंगे वो कहेंगे भाई आई जीरो किया, भाई आर जीरो कर ले यार। आर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर बैटरी है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो कभी जीरो हो तो आर को, ये आंसर नहीं बनेगा। कहीं लिख दो यस इफ आर इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज बेसिकली नॉट पॉसिबल। ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म, बैटरी अनंत काल तक चलती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ही ना हो? अब इसी पे एक और सवाल पूछा गया। अब तुम लोग सोच के बोलने का बिल्कुल है ना, 10 सेकंड का समय लेने का, फिर सोच के बोलने का। प्रश्न संख्या 2, कैन द टीपीडी बी ग्रेटर देन द ईएमएफ? कि क्या टीपीडी ईएमएफ से बड़ी हो सकती है? मैंने कहा 10 सेकंड ना सोचा करो पहले हर चीज को ना, ये इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता, ठीक है? इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता, इंसान को सोच समझ के फैसला करना चाहिए। क्या टीपीडी ईएमएफ से बड़ी हो सकती है, हाँ कि ना? ओके चलिए आइए पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे? ज़्यादा पढ़ के होता नुकसान। अच्छा एक बात बताओ, मुझे याद है अच्छे से, मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन वगैरह तो लिखवा दी थी ना, ईएमएफ की और टीपीडी की डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने। चलो ठीक है, आओ जरा। तो फॉर्मूले लिखने थे लेकिन लाइट चली गई थी, तो मैं फॉर्मूले वापस से लिख देता हूँ। देखो जरा, रिलेशन क्या रहेगा? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जिसमें V जो था वो था TPD, E जो था वो था EMF, I था करंट, शाबाश, और R था, बहुत सही, हाँ। और ये फॉर्मूला हमने कहा था किसके लिए लगेगा? डिस्चार्जिंग के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा हमने जो है सोचा था और पढ़ा भी था, है ना जी। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर। बोलो सही है। अच्छा फिर हमने एक सवाल देखा था, और सवाल हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई कि कैन द टीपीडी, याद है, बी इक्वल टू ईएमएफ? यही सवाल था कि क्या टीपीडी ईएमएफ के बराबर हो सकता है? आंसर आया था हाँ, फॉर ओपन सर्किट। कैसा सर्किट? अच्छा ओपन सर्किट कैसा होता है भाई? जिसमें आई बराबर क्या हो जाए? तो जिसमें आई बराबर क्या हो जाए भाई? जीरो। आई बराबर जीरो हो जाएगा मेरे भाई, तो वी बराबर क्या आ जाएगा? ई। हाँ ना, बोलो यार। अच्छा एक और सवाल मैंने डिस्कस किया था कि कैन द टीपीडी बी ग्रेटर देन ईएमएफ? और जाते जाते अंधेरे में ही मैंने इसका आंसर बताया था। आंसर है यस इन केस ऑफ, बहुत बढ़िया, इन केस ऑफ चार्जिंग के केस में। तो चार्जिंग के केस में जो फॉर्मूला लगेगा E प्लस आई आर, ये लिख लो। ये वो बातें जो हम डिस्कस कर चुके थे, लिखना रह गया था, है ना भाई? तो उतारो इसको। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E प्लस आई आर। आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है भाई, जिंदा हैं निपट गए? तो मैं तो बीमार भी आया हूं ना, देखो अब नए नए बहाने बनाएंगे। काफी सारे लोग तो घूमने जा रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। अच्छा होता तुमने अपना घूमना मेरे घूमने के साथ में ना कोऑर्डिनेट किया होता। नहीं नहीं टेस्ट नहीं, मैं भी एंड में छुट्टी करूंगा 25 जून के आसपास, 25-26 जून के आसपास 2-4 दिन की 2 क्लास की छुट्टी दूंगा तुम लोग को। टेंशन काहे लेते हो? तब चले जाते घूमने। हाँ क्यों है, क्यों रख दूं? हट, केमिस्ट्री वाले सर तो भक्ति करने गए। गेट बंद कर दो बच्चे, पूरा गेट बंद कर दो, शाबाश। हाँ चलो बैठो।
तो ये एक्चुअली वो बात है जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो रिद्धि शॉपिंग पूरी हो गई, हुई या रह गई? अच्छा सच सच बता, कल शॉपिंग कर रही थी ना? फर्नीचर उसमें पत्थर मार्केट में देखा, गिद्ध की नजर। मैं बहुत दूर से पहचान लेता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट का बालक है, ये घूम रहा है। मैंने कई ऐसे करते भी देखे। मैं कैब में था, तू मेरे बिल्कुल साइड से निकली थी, मैं दवा लेने पुष्पांजलि एनक्लेव जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम लोग मेरी नज़र से बच जाते हो? मतलब है तुमको इस बात का पता हो नहीं पता हो, अगर तुम मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो समझ लो ये जो पूरी मार्केट है ना, ये मेरी खबरी है। तुम अगर घर से निकल के आए हो ना बस्ता टांग के, और तुम यहाँ स्टैंड से वापस चले गए हो ना, लोग मेरे पास ना तुम्हारी फ़ोटो तक भेज देते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट का बच्चा यहाँ ये खड़ा हुआ था बैग लेकर के, और सर इंस्टीट्यूट नहीं आया और चला गया घर। मैं डायनासोर के ज़माने का हूँ, मुझे यहाँ लगभग सब जानते हैं। मैंने कई बार धरे, एक बार तो मैंने ना सिनेमा हॉल में से पकड़ा बच्चे को बंक मारते हुए। मैं यहाँ था, मुझे पता चला, नहीं अकेला नहीं था, दुकेला था। अकेला कौन जाता तुम्हारी उम्र में? नहीं ऐसे। हिंदुस्तान में दो मुख्य समस्याएं हैं, मैं आपको बता दूं, आप यंग लोग हैं, आपको आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हिंदुस्तान में दो मुख्य समस्याएं हैं। एक, हिंदुस्तान की बढ़ती हुई जनसंख्या जो बहुत तेज़ गति से बढ़ती चली जा रही है। सरकार चाहे कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, वैसे तो हमारी सरकारें ही निकम्मी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, हर पंचवर्षीय योजना फेल हो जाती है। उसके फेल होने का मुख्य कारण हमारे यहाँ की जनसंख्या है। सरकार जो टारगेट लेके चलती है उससे भी ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो कोई भी पंचवर्षीय योजना काम नहीं कर पाती हमारे देश में। दूसरी मुख्य समस्या जिसको लेकर के मैं ज़्यादा चिंता में रहता हूँ, मेरा जीवन जो है इसी चिंता में जो है खोया जा रहा है, हमारे यहाँ के 16, 17, 18 साल के लड़के लड़कियों को हर दूसरे दिन होने वाला सच्चा प्यार, ये बहुत भयंकर एक समस्या है। और द प्रॉब्लम इज दैट कि सच्चा होता है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हर दूसरे दिन हो जाता है। और इस समस्या के चलते हो क्या रहा है, हमारा यूथ जिसको अपना पूरा ध्यान इस समय जिस स्टेज पर अभी तुम लोग हो, पढ़ाई में लगाना चाहिए, ठीक है, अपना कैरियर बनाने में लगाना चाहिए, यूथ ये काम नहीं करता और मतलब आशिकी करता हुआ घूमता रहता है। कभी भी 25 दिसंबर को, नए साल को आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आप परिवार के साथ नहीं जा पाएंगे। आपको सब जो है 14-14, 15-15 साल के बच्चे हवाबाज छोटे छोटे। अच्छा एक और चीज़ है, मतलब मैंने एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ ऑब्जर्व करी है, जब आदमी 11वीं 12वीं में होता है और स्पेशली लड़के, वो अपने से तगड़ा हवाबाज किसी को समझते ही नहीं। सूखी हवाबाजी, इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, कैसी हवाबाजी? सूखी, एकदम बदमाशी, कुछ नहीं, तो गाल पे झापड़ मार दे तो होश ना आए बहुत देर तक, लेकिन बदमाश पूरे बनते हैं। मतलब जो है, मैं एक बार चला गया, मेरे बच्चे जिद कर रहे थे, बोले चलो 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 25 दिसंबर मनाएंगे, हालांकि बेटा 12वीं में मेरा बड़ा बेटा, तभी तो मैंने कहा मैं डायनासोर के ज़माने का हूँ बेटा, तुम्हारे साथ का लड़का मेरा, ठीक, मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, वो तो मैं पिछले 15 साल से लगातार 1-2 जिम कर रहा हूँ और बालों में कलर लगाता हूँ बढ़िया एकदम, इसलिए कुछ पता नहीं चल पाती है। आई बात समझ में? हाँ, अरे अच्छा तुमने क्या यार, ये तो अच्छी बात है, दोबारा करा दे शादी भाई। वो घर पे जो मैडम बैठी है ना, वो पहले तेरे में गोली मारेगी, फिर मेरे में गोली मारेगी, फिर कहानी खराब हो जाएगी, है ना। तो ऐसे बच्चे बोले चलो घुमाने ले चलो जी। भैया मैं पहुंच गया सिटी सेंटर, अरे आफत उठा रखी भाई, लाइन लग रही साला बाहर तक, एंट्री गेट पे लाइन, समझ रहे हो, सिटी से एंट्री गेट पे लाइन भाई।
और क्या करना है, फोटो खींचना है, अंदर रील बन रही है, फोटो खींचते घर चले जाते, बहुत अच्छे लोग हैं, शाबाश, ऐसे लोग चाहिए हमें। आओ अब टॉपिक पढ़ो, इंटरनल रेजिस्टेंस। लिखो जरा भाई, चलो अब पढ़ाना शुरू करेंगे। तुम लोग एक क्लास पीछे रह गए, दूसरी क्लास में ना मैंने किरचॉफ्स लॉ शुरू कर दिए, उनका एक छुट्टी करवा दूं, ठीक है। चलो लिखो, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ लो, पहले डेफिनेशन लिखो फिर मैं समझाता हूं। लिखना जरा, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance offered, it is the resistance offered by the electrodes, offered by the electrodes and electrolyte of the cell. It is the resistance offered by the electrodes and electrolyte of the cell. बात को समझो, कोई बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बात को समझो। तुम लोगों ने 10th क्लास में शायद से सेल पढ़ा होगा और 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो 11th क्लास केमिस्ट्री में तुम्हें सेल पढ़ाया गया होगा। सेल में एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड, ठीक है। और एक हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे CuSO4 डाल दो, H2SO4 डाल दो, इट डिपेंड्स, ठीक है। जब अपने स्कूल की लैब में जाओगे तो इस साल तुम लोग बेसिकली बनाओगे सेल, कि सेल कैसे बनता है, डेनियल सेल या लेक्लांचे सेल, दोनों में से एक सेल बनाना पड़ेगा। तुम्हारे लैब अटेंडेंट तुम्हें सिखा देंगे कैसे बनाने का, ठीक है। लेकिन अब बात को समझो, अगर सेल होगा तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, सेल होगा तो उसमें इलेक्ट्रोड भी होगा, तो सेल के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया था तुम लोग को कि अगर सेल है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आप उसकी वैल्यू को ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के तो सेल पॉसिबल नहीं है। आई ना बात समझ में? ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें एक सवाल जरूर पूछा गया है, तो लिख लो जरा, मैं सवाल पे भी चर्चा करूंगा। लिखना, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वो फैक्टर्स जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड। लिखो जरा, नंबर वन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोड अलग अलग मेटल का बनाया जा सकता है, बात को समझो। तुम इलेक्ट्रोड आयरन का भी बना सकते हो, कॉपर का भी बना सकते हो। कॉपर आयरन के मुकाबले एक बेहतर कंडक्टर है, तो अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाओगे तो कंडक्शन अच्छी होगी, और आयरन का बनाओगे तो कंडक्शन बेकार होगी, इस बात पे डिपेंड करता है। सेकंड लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, बात को समझो। इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग और, तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज़्यादा करंट बनाएगा भाई, और जो जितना ज़्यादा वीक होगा वो उतना कम करंट बनाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3 लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में दूरी कितनी है, जितनी ज़्यादा दूरी होगी रेजिस्टेंस उतनी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट लिखो, नंबर 4, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, कितना इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, जितना ज़्यादा डूबा होगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। ये मैं तुमको इतना हल्के में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आज तक कभी पेपर में क्या आया है, पेपर में वो लिख, सितारा लगा के, सितारा लगा और लिख, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये लिखने का है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के कैसे प्रोपोर्शनल है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पे सवाल आया है, क्या सवाल आया है, लिखवाऊं क्या, सवाल लिखवाऊं क्या, क्वेश्चन पूछा गया है, लिखो जरा क्वेश्चन लिखो।
Why is it difficult? Why is it difficult to start a car? Why is it difficult to start a car on a cold day? On a cold day. अच्छा, ये चीज़ तुम लोगों ने अक्सर देखी होगी जिन लोगों के घर में स्कूटी, बाइक या गाड़ियाँ होंगी। जैसे स्पेशली अगर हम कार्स की बात करें, अगर तुम्हें आइडिया ना हो तो अपने पेरेंट्स से जाके पूछना, गाड़ी की जो बैटरी है वो 99% सर्दी के मौसम में ख़राब होती है। गर्मी के मौसम में ख़राब बैटरी भी चल जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में ख़राब हो जाती है। अच्छा, एक ऐसी बाइकें हैं जिनके अंदर किक नहीं होती। बहुत सी बाइकें आती हैं ना, सिर्फ सेल्फ होता है, किक होती ही नहीं उनमें, तो उनकी बैटरी भी सर्दियों में अक्सर बोल जाती है। मतलब बैटरियाँ सबसे ज़्यादा ठंड में ख़राब होती हैं और टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, स्पेशली जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो तो सुबह में स्टार्ट ही नहीं होती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी गाड़ी ख़राब है, बट द रीज़न इज़ कि गाड़ी ख़राब नहीं है, बाहर ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा। अब जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो तापमान बहुत कम है, और अगर तापमान बहुत कम है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत। अच्छा, बैटरी का जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो बैटरी में जो करंट बनता है वो बहुत ही कम बनता है, तो बैटरी उतना करंट एक्चुअली पैदा ही नहीं कर पाती जिससे इंजन क्या हो पाए, स्टार्ट हो पाए। तो उसमें ना तुम्हारी गाड़ी का कोई फॉल्ट नहीं है, कार तुम्हारी एकदम ओके है। अगर तुम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो डू वन थिंग, रात को जब आओ घर, बैटरी खोल के घर ले जाओ, क्योंकि घर के अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले ज़्यादा होता है। और जब सुबह तुमको वापस जाना है तो बैटरी उठा के वापस लाओ, सुबह नट बोल्ट कसो और अपना चल दो, तो काम बन जाएगा तुम्हारा। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक नई बैटरी खरीद लो भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि ये दिक्कत जब ज़्यादा होती है जब बैटरी क्या हो जाती है, पुरानी। आई ना बात समझ में, जब बैटरी क्या हो जाती है ना। अच्छा, डीजल इंजन बहुत परेशान करते थे। अभी तो तुम लोगों को बहुत शुक्रिया अदा मनाना चाहिए एक कंपनी का जिसका नाम है फिएट। इसकी गाड़ियाँ हिंदुस्तान में चल नहीं पाई। फिएट की गाड़ियाँ हिंदुस्तान में चल नहीं पाई क्योंकि हमें हिंदुस्तानियों को क्वालिटी पसंद नहीं है। हमें क्वालिटी पसंद नहीं है, कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। हमें क्वालिटी पसंद नहीं है, हमें सस्ता पसंद है। मारुति कंपनी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चल रही है क्योंकि सबसे सस्ती गाड़ी मारुति बनाती है। और लेकिन अगर तुम सच्चाई देखोगे तो मारुति गाड़ी नहीं बनाती, मारुति डब्बा बनाती है। डब्बा, ऐसा डब्बा कि अगर मारुति की गाड़ी की टक्कर टाटा नैनो से भी हो जाए तो मारुति की गाड़ी को ख़त्म कर देगी टाटा की नैनो। यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हो, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। तो फिएट कंपनी इंडिया में नहीं चल पाई, लेकिन थैंक्स टू फिएट कंपनी आज के जितने भी डीजल इंजन है, चाहे आप गाड़ी किसी भी कंपनी की खरीद लीजिए, आज की गाड़ियों में जो डीजल इंजन है उसके डिज़ाइन का पेटेंट किसका है? कोई कंपनी स्वयं का इंजन नहीं बना रही है, ना मारुति बना रही है। मारुति ने तो डीजल इंजन बंद ही कर दिए। मारुति ने डीजल इंजन बनाने क्या कर दिए? क्यों? सरकार ने कहा BS6 इंजन बनाओ जो कम पॉल्यूशन करें। मारुति बोली इसमें तो खर्चा आएगा, ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना, एक काम करो इंजन ही बंद कर दो। लेकिन जब तक इंजन आए BS4 तक जब तक इंजन आए फिएट के थे। मैंने अभी जो गाड़ी खरीदी है सफारी, फिएट का इंजन है। यही इंजन MG हेक्टर में भी है, क्रायोटेक इंजन, सेम इंजन है, एक ही इंजन है। फिएट कंपनी सबको इंपोर्ट कर रही है। अब क्योंकि बात चली है तो मैं तुम्हारा ज्ञान बढ़ा दूं, फिएट कंपनी इंडिया में नहीं चली, लेकिन ये बाहर के कंपनी वाले भी ना बहुत शाणे हैं तुम बेवकूफ़ बनाने में। फिएट बिल्कुल नहीं चली, नहीं चली, लेकिन एक गाड़ी खूब चली, अभी भी चल रही है, जीप कंपस, है ना, यही है फिएट, नाम बदल दिया। तो क्या लगा अगले इतना बढ़िया इंजन बना रहे, घाटा खाएंगे क्या? जीप कंपस कोई कंपनी नहीं है, जीप कंपस गाड़ी का नाम है। कंपनी के जो एडवर्टाइजर्स थे उन्होंने बहुत स्मार्टली दिमाग लगाया और उन्होंने फिएट को दबाया और इसको मार्केट में उठा दिया। लोगों ने अंधाधुंध खरीदी भाई साहब। अभी नई लॉन्च हुई है जीप मेरिडियन, ठीक है, कंपनी फिएट ही है। आगे बात समझ में? पक्की बात। तो गाड़ी में परेशानी नहीं है, परेशानी किस में? बैटरी। अबे शुक्रमान फिएट ने वो डीजल इंजन बना दिया जो भी बना दिया,
वरना जब ये डीजल इंजन नहीं था ना, इंजन के नीचे आग लगानी पड़ती थी चालू करने को। इंद्रप्रस्थ स्कूल से कौन है बताओ जरा? तुम्हारे यहाँ एक बस है ऐसी, अब हो पता नहीं, सन 2013 में तो मैंने देखा था वाकया। उस जमाने में उनके पास एक बस थी ऐसी, बहुत पुराने डीजल इंजन वाली बस। तो उसमें पता है क्या करना पड़ता है? पहले एक तसले में लकड़ियाँ जलाते हैं, आग जब लग जाती है, जब लकड़ी जल के कोयला बन जाती है, कोयला बन जाती है जब, तो वो तसला ना इंजन के नीचे रखना पड़ता है, उससे गाड़ी गर्म होती है और उसके बाद ही स्टार्ट होती है, उससे पहले स्टार्ट नहीं होती। चाहे कुछ है कर ले तो वो गाड़ी नहीं चलने की है। अब तो मुझे नहीं पता, बेच बाज दी हो तो मैं कह नहीं सकता, ईश्वर यादव ने। हाँ, अरे अब मुझे बड़ा नंबर याद है यार, कह रहा गाड़ी का क्या नंबर है? अरे स्कूल के अंदर खड़ी होती थी तब, ठीक है। अच्छा, इसका कारण समझते हो तुम लोग? 11वीं में तुम्हें बताया होगा डीजल इंजन में ऐसा क्यों करना पड़ता है, बताओ। अरे बाहर से नॉलेज के लिए, डीजल इंजन में इतनी परेशानी क्यों होती है? कभी तुमने सोचा नहीं कि बाइकों में डीजल इंजन क्यों नहीं लगा देते? डीजल सस्ता होता है ना, गाड़ियों में ही क्यों लगाते? मैं बताता हूँ, असली बात नहीं पकड़ते तुम, ये यूट्यूबर की बात सुन लेते हो कुछ भी। डीजल इंजन में सबसे बड़ी बात सुन लो, याद रखना हमेशा, पढ़े लिखे अनपढ़ो। पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल में आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग होता है, डीजल में नहीं होता। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। तो डीजल इंजन में डीजल को बनाने के लिए अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता है, एयर को कंप्रेस करने का। इस वजह से डीजल इंजन कभी छोटा नहीं बन सकता। छोटा डीजल इंजन पॉसिबल? डीजल इंजन होता भारी, बड़ा, पागल की तरह आवाज करने वाला। डीजल की गाड़ी की आवाज ये घड़ ऐसे जैसे पता नहीं क्या रॉकेट सा चल रहा हो। इसी वजह से पेट्रोल इंजन साइलेंट होता है। क्यों? उसमें आग लगाने के लिए ज़्यादा कलेश करने की ज़रूरत नहीं है, पिस्टन के अंदर आग लग जाती है बड़े प्यार से, डीजल में नहीं लगती। इसलिए डीजल इंजन कभी छोटा नहीं बन पाता, बाइकों में नहीं आ पाता। 650-700 सीसी से नीचे का डीजल इंजन बना पाना मुमकिन नहीं है, बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और इतने में तो तहलका मच जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए डीजल इंजन के अंदर ना हीटर देना पड़ता था पहले, लेकिन अब ये खत्म हो गया। खैर, ये हम कभी कक्षा 11 में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर लिख लो। अरे लिख लो ना, जो प्रश्न बोला मैंने, अपने शब्दों में लिख सकते हो क्या? अपने शब्दों में लिखो, अंग्रेजी खुद बनाओ। तब ये ढीली है इसलिए मैं हल्का हल्का ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी 20% कैपेसिटी पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा चिल्लाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या ये बैटरी डांस, इंडिया डांस में हिस्सा लेने जाती है, इसीलिए चल नहीं पाती रही पागल। अभी समझाया फिर पूछ रहा सीधा किसका बाप था? हैं? एज टेम्परेचर डिक्रीजेज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इंक्रीजेज, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड टू स्टार्ट द इंजन। तो है ना, आज अपनी गाड़ी में करके देखियो ये काम है, तो क्या हो गया? बैटरी तो खोली जा सकती है, बैटरी तो पेट्रोल गाड़ी की भी खराब होती है। तो आज अपनी गाड़ी में करियो ये काम, फिर 2-3 दिन लगातार करेगा तुझे पता पड़ जाएगी ऐसा क्यों नहीं करते। गाड़ी कौन सी है पहले ये बता? डिजायर। एबीएस है उसमें? एबीएस ईबीडी नहीं है ना? हाँ, फिर खोल लियो बैटरी, कोई दिक्कत नहीं। और किसी के घर पे एबीएस ईबीडी वाली गाड़ी हो ना तो बैटरी से पंगे मत लेना, ठीक है? कहीं बोलो हमारी गाड़ी ख़राब कर दी, फिर मेरे पे क्लेम लेने आ जाओ कि चलो सर पैसे दो। अब मेरे पास नहीं है पैसे, पैसे ख़त्म हो गए सारे, अब तुम लोग दोगे फिर पैसे आएंगे दोबारा। मतलब तू साले गाड़ी बेच देगा मेरी? है कह रहा गाड़ी तो खड़ी है। मैं कल से पैदल आना शुरू करेगा। एक दूसरे बैच में हो रहा था वो कुणाल सोलंकी, आंसर लिख लिया भाई? चलो आओ, अब पढ़ेंगे काम की चीज़। कहानी ख़त्म हुई, बहुत काम की चीज़ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना, ये ज़रूरी है, ठीक है? कौन से लॉज? किरचॉफ्स लॉज, इलेक्ट्रिकल। यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। मैं पहले इसकी रूपरेखा तैयार कर देता हूँ, किरचॉफ्स लॉ, और इसकी अंधाधुंध प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल्स की। ये जितनी भी स्लाइड तुम्हें दिखाई दे रही हैं 18, इनमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? पहले समझो, जरा बात को समझो, इधर आ जाओ, ध्यान दो।
क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। देखो मैं एक बात जानता हूँ कि तुम लोग ना 10वीं पास करके मेरे पास आए, और मैं ये भी बात जानता हूँ कि 10वीं क्लास में तुम अपने जो स्कूल था, जो अपनी क्लास थी, मतलब तुम 10वीं में तोप लोग थे। मतलब तुम बहुत इंटेलिजेंट थे, तुम्हें ऐसा लगता था तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इस धरती पे कोई नहीं होगा। तुम्हें शायद से कभी ऐसा भी लगता होगा कि तुम आइंस्टाइन को भी फेल कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें लगता हो ना लगता हो, तुम्हारे पेरेंट्स को तो पक्का लगता होगा। और किसी किसी के 10th में 95-96% आए होंगे खूब लोगों के, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम कैसे सवाल करके आए हो 10वीं में, थोड़ा सा ज़रा ध्यान दें हम लोग। बहुत मुश्किल सवाल तुम लोगों ने 10th क्लास में सॉल्व किए हैं। उस एक मुश्किल सवाल का मैं तुम्हें नमूना दिखाता हूँ। कैसा, क्या मुश्किल सवाल हमने किया है कि जैसे मान लो रजिस्टर की बात करें हम लोग, तो जैसे जो है, तुम समझो बात को, तुम समझ ही नहीं रहे सीरियसनेस सिचुएशन की। देखो तो जैसे मान लो ये 2 ओम का एक रजिस्टर हुआ, ये 3 ओम का हुआ, ये 5 ओम का हुआ, और ये 10 वोल्ट की क्या लग गई इसके साथ में, बैटरी लग गई। बड़ा मुश्किल सवाल, बड़ा मुश्किल सवाल। सवाल के 2 हिस्से थे कि एक तो इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। क्या निकाल दो? तो इट वाज डैम डिफिकल्ट क्वेश्चन। वी गोना कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस एज 2 + 3 + 10 ohm. It was difficult, I can understand it. So we have calculated net resistance, and the second part was that you need to calculate current through the circuit, I, है ना। अपन को क्या निकालना होता था, I, है ना। कितना मुश्किल सवाल ही ना। I बराबर है ना, this is called Ohm's law, this is called Ohm's law. So V is 10, R is 10, I is 1 ampere. वाह वाह वाह, है ना। डैम डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज। तो इस तरीके के मुश्किल सवाल आप करके आए हो। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एज वेल, दैट यू हैव डन वंडर्स, राइट। अच्छा, थोड़ा मुश्किल सवाल इससे और अगर हम लोग देख लें, सो अब ऐसे दे देता था एग्जामिनर, देन ऐसे लाइक दिस। सो मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन in comparison to this one. This is easy, this is difficult, right? Because it's a mixed combination of series and parallel, है ना। damn difficult questions. Yes, I do agree with you, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ, but now we have a problem. मैंने माना तुम्हारे पास इन सवालों को करने में PhD की डिग्री है, I understand this, पर जानते हो परेशानी कहाँ शुरू होती? परेशानी यहाँ शुरू होते, ये देखिए देखिए, एक सर्किट अब मैं भी बना रहा हूं, मैं भी, क्योंकि इतने सालों में कुछ तो सीखा ही हूं, बूढ़ा भी हो ही गया हूं। नाइस, डोंट यू सी, इट्स अ वेरी नाइस। 4 बैटरी लगाया, मेरा मर्जी ले, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। करंट I1, I2, I3, I4, I5। Now we are here. You see the scheme from here to here. Now what we need to do is that we need to solve these type of circuits. और एक बात तो तुमको इसको देख के पहली बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, होगा तो नहीं है। कई लोग तो इसकी शक्ल देखते ही छोड़ देंगे, बोला अच्छा छोड़ो यार, 3 नंबर का न्यूमेरिकल जरूरी थोड़ी है सारे सवाल करने, छोड़ देते हैं, सबसे पहली बात। लेकिन दूसरी बात जो तुमको अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि ये सवाल बहुत प्यार से हो जाते थे ओम अंकल के लॉ से, ये नहीं होगा। ये खाली ओम्स लॉ से हो पाए ऐसा मुमकिन, क्योंकि ओम लॉ तब तक तो बहुत बढ़िया काम करता है जब तक सर्किट में एक बैटरी लगी हो, चलो 2 लगी हो। जैसे ही सर्किट में 2 से ज्यादा बैटरी लग जाए, ओम्स लॉ क्या हो जाती, फेल, ओम्स लॉ खत्म। वहां पे कौन से लॉ काम आते हैं, किरचॉफ्स लॉ। कौन से लॉ? और ये तो मैंने बहुत आसान सर्किट बनाई। यस, इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 20 seconds.
I can give you the answer of I1 to I5 within 20 seconds. So it is a very easy question. क्या हो अगर मैं यहाँ पे मान ले 40 रजिस्टर लगा दूं और 3D नेटवर्क बना दूं? कैसा नेटवर्क बना दूं? तब मजा आएगा। तो वहां पे ओम्स लॉ काम जहां, हाँ नहीं ऐसे नहीं होएगा आगे, ऐसे टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में। मैं इसीलिए तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाएगा वहां पे कौन सा लॉ काम आएगा? वहां पे कौन सा लॉ काम आएगा? किरचॉफ्स लॉ। ये सोर्स की तरह बिहेव कर सकता, ना ये जंक्शन चार्ज के सिंक की तरह बिहेव कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज को खा जाए और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि चार्ज को पैदा कर दे। ना तो ये चार्ज को पैदा कर पाएगा ना ये चार्ज को खा पाएगा। ये सिर्फ एक जंक्शन है, सिर्फ आगे फॉरवर्ड करेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। आई बात समझ में? एक चीज और पूछी गई है पेपर में कि इस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? इस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इस लॉ का एक ही सिग्निफिकेंस है, समझो। ये सिग्निफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये किसको सिग्निफाई करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये देखो ना, टोटल करंट कंजर्व रह रहा है, तो करंट बना किससे? चार्ज से। तो इसका मतलब चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। चार्ज क्या रहता है ना? पहले लॉ की एक खास बात है कि ओपन सर्किट हो या क्लोज्ड सर्किट हो, दोनों में लगाया जा सकता है। दोनों तरीके के सर्किट में लगेगा, ओपन में भी लगेगा और क्लोज में भी लगेगा। बोलो सही है भाई? ये बात पल्ले पड़ी। अब आ जाओ जरा दूसरे लॉ पे। इसे कहते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ या लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। ये भी लिखता हूं मैं, फिर समझाऊंगा क्या है। देखो हाँ, करंट होगा पर जितना पीछे से आया उतना ही आगे चला जाएगा। अगर हम एक स्टैटिक सिचुएशन ले लें तो समझ में ये आएगा कि जंक्शन ने अपने पास कोई करंट नहीं रखा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, द फॉल ऑफ पोटेंशियल लॉ है, इनको बदलना नहीं, ठीक है? एक बात बताओ, ये दिख रहा है सबको यहाँ पे या ऊपर करूं इसे? दिख रहा है ना? द फॉल ऑफ पोटेंशियल across all the elements in a closed circuit is always zero। मतलब समझो इसका क्या है। देखो, मान लो मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक हाइपोथेटिकल सर्किट बना रहा हूं, 3 रजिस्टर लगाए भाई, और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? ये R1, ये R2 और ये क्या ले लिया? अच्छा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज। ध्यान लगा के बता, अगर V1 को, V2 को, V3 को जोड़ूं तो बोल आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? यही तो जंक्शन, यही तो वोल्टेज लॉ है। क्या कह रहा है? कह रहा है पूरे क्लोज सर्किट में अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालेगा, क्या निकालेगा? आंसर हमेशा क्या आएगा? पूरे सर्किट में अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालेगा तो आंसर क्या आएगा? भाई कहने का मतलब ये है कि बैटरी मान ले 10 वोल्ट की है, अरे तो बाकी जितने भी रजिस्टर हैं उनके सबके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी होगी? 10 वोल्ट। ज़्यादा तो नहीं हो सकती? ज़्यादा हो सकती है क्या? कम हो सकती है? हाँ, कम हो सकती है, वरना हम मानते नहीं है। कम क्यों हो सकती है? दिमाग लगा, ये जो तार हैं, ये तार, इनमें भी तो कुछ हीट बनेगी, लेकिन हम आदर्श परिस्थिति मानते हैं कि एनर्जी बिल्कुल भी लूज नहीं हुई। आई बात समझ में? हाँ ना बोलो। अच्छा, इस लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है? पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म होती है ना, तो इस लॉ का सिग्निफिकेंस है कि इट सिग्निफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसको सिग्निफाई करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बिकॉज पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान रखने वाली बात, ये क्योंकि लूप लॉ है तो केवल क्लोज्ड सर्किट में लगाया जा सकता है। क्लोज्ड सर्किट के अलावा और किसी भी दूसरे सर्किट में ये इस्तेमाल नहीं होगा। ये इसकी स्टेटमेंट्स हैं, इनको लिखो ज़रा
फिर मैं तुमको इसको आज ही सर्किट में लगाना सिखाऊंगा। हाजिरी ले लूं तब तक। ये चला लो, 5-7 मिनट चल जाएगा। कितने तारीख है बेटा आज? 9 हो गया। अनिकेत, निशांत, विनय, प्रगुण, जिया, आर्यन गौर, कार्तिक चौधरी, निवेदित, समीर, ध्रुव सिंगला, शिवानी, ध्रुव गुप्ता, क्रिश डबास, आर्यन, ज्ञानेश्वर, रिद्धि, नीतीश, मानवी, नीति, निहारिका, सुमित, कुलदीप, आकाश मलिक, प्राची, अरबाज, आयुष माथुर, साक्षी, मनीषा, और हैं भाई लोकेश, हिमांशु, प्रेरणा, प्रभु ऐसा लग रहा है बंद होएगा। बैटरी पता नहीं क्यों ब्लिंक कर रही है। तारे तोड़ लाऊं आसमां के नूर से, जिन्नत में बना दूं। चलो भाई, हो गया क्या? जब पेज पलटना हो तब बता देना भाई। गर्मी बहुत बढ़िया पड़ रही है ना, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक भी। रोड भर जाएगा, अरे भर जाए अच्छा है यार, रोड भरे उसे देख लेंगे, इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही यार। तो कोई बात नहीं, तेज साफ करा देंगे, क्या हो गया। मास्टर के लिए इतना तो काम कर ही सकते हो हैं। हमारे शास्त्री जी थे, पढ़ाते कम थे, लठ ज़्यादा मारते थे। अभी नहीं लिखा? बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, सबने लिख लिया? ये लो। और अब जो रूल मैं पढ़ाऊँगा तुम लोगों को ना, और फिर सवाल कराऊँगा, तो यहाँ पे जो जो लोग मुझसे एंट्रेंस में पढ़ रहे हैं, अगर कोई से भी सवाल को निकालने में 30 सेकंड से ज़्यादा का समय लिया तो तुम्हें पकड़ के ठोकूँगा बढ़िया। 3 तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए,
4 5 ला 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 ला। फ़ोन कर रहे हैं मुझे कोई। अच्छा नहीं, हम कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में देखेंगे। हाँ नहीं नहीं, घर का फ़ोन है, हमारे चचा फ़ोन कर रहे हैं हमको, बाद में हम उठा लेंगे आराम से, तुम टेंशन नहीं लो, हम पढ़ाए बिना मानेंगे नहीं। पैरासीटामोल की गोली खा के अगर पढ़ाने आए हैं ना तो वक्त का इस्तेमाल किए बिना जाएंगे नहीं, समझ लो बात को। लो काट दिए फ़ोन। हो गया भाई, डन है क्या? जिंदगी भाई यही करता रही हो तो जिंदगी भर की, जब लिखिए नहीं। चलो भाई आओ। अब देखो जरा, बेहद ध्यान से देखना यार। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए साइन कन्वेंशन देखने का, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए क्या देखने का? किरचॉफ लॉ पढ़ना अलग बात है और उसको सर्किट में लगाना एक बिल्कुल अलग बात है, ठीक है भाई। वो लोग जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नए नए बैठे हैं, जिनके पास में पुराना कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग भी अब ध्यान दें, ये चीज़ उनको समझ में आनी चाहिए। अपनी मर्जी से एक सर्किट बना रहा हूँ मैं, हाइपोथेटिकल सर्किट है। R1 V1 I1 V2 R2 I2 R3 V3 और I3। प्रभु, ये एक सर्किट दे दिया, और जो एक्चुअल जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे को, उसमें वोल्टेज और रेजिस्टर की वैल्यू गिवन होगी। जैसे रेजिस्टर होगा 2 ओम 3 ओम 4 ओम, कुछ भी, वोल्टेज होगी कुछ भी, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा कि I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल। किसकी वैल्यू निकाल? I1 I2 और I3 की। सबसे पहला काम, अगर सर्किट को नाम नहीं दिया हुआ तो सबसे पहला काम आपको सर्किट को नाम देना है। जितने भी जंक्शन दिखते हैं उनको कोई एक नाम दे दो, जैसे A B C D E F। फिर इस सर्किट में आइडेंटिफाई करो कि क्लोज्ड पाथ कितने बन रहे हैं। जैसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ 3 क्लोज्ड पाथ बन रहे हैं। कौन कौन सा? A B E F A, B C D E B और A C D F A। कितने क्लोज पाथ बने? 3। कितने क्लोज पाथ बने भाई? 3। बोलो सही है। आपको किरचॉफ लॉ सर्किट में लगाते समय 2 बातें मुख्य तौर पर याद रखनी है। मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपको दिमाग में फीड कर लेनी है। सर्किट में चलते समय अगर करंट हमारे साथ साथ चले तो वो हमारा दोस्त है और हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो हमारे अपोजिट चलता है तो वो हमारा दुश्मन है और हम उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, सर्किट में चलते समय अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव माना जाएगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव माना जाएगा। कल को जब तुम अपने अपने स्कूलों में जाओगे तो हो सकता है कि तुमको तुम्हारे टीचर अलग अलग तरीके से इन सवालों को करना सिखाएं। तो इनके तरीके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उत्तर सभी से क्या आएगा? एक। मेरा वाला मेथड मैं इसलिए बोलता हूँ कि सुपीरियर है, क्योंकि इस मेथड में तुम्हें अपनी डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मास्टर लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि वो एस एल अरोड़ा जिंदाबाद रखते हैं, तो उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का रगड़ा होता है और वहाँ पे तुम्हारा आंसर गलत आएगा। उसमें क्या नियम है कि अगर एक लूप में क्लॉकवाइज गए हो तो बाकी सब में क्लॉकवाइज जाओ। अगर एक में भी एंटी क्लॉकवाइज चले गए, आंसर क्या हो जाएगा? गलत।
लेकिन जो मैं ये तरीका सिखा रहा हूँ इससे तुम कैसे ही चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा हर बार सेम। आई बात समझ में? सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें लगा के दिखाता हूँ लॉ, टेंशन नहीं लेने का, मैं तुम्हें एक लूप में लॉ बड़ी अच्छे तरीके से लगा के दिखाएगा। लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखा जाएगा, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन लूप ABEFA। कौन से लूप में लगा रहा हूं? ABEFA। इस तरीके से मैंने अपने चलने की डायरेक्शन भी तय कर दी कि मैं पहले A से B गया हूं, देन B से E जाऊंगा, देन E से F जाऊंगा और फिर F से A। मैं अपोजिट भी लगा सकता था, मैं तुम्हें लगा के भी दिखा दूंगा, आंसर क्या आएगा? सेम। तो जैसे हमने A से चलना शुरू किया B तक, कुछ नहीं है। B से जैसे ही मैं इस तरफ चला, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? मैंने क्या बताया? जो टर्मिनल पहले आ जाए पोटेंशियल क्या लिया जाएगा? तो क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो इसका पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख लूँगा माइनस का V2। सही है? आगे बढ़ गया, क्या आ गया? रेजिस्टर। क्या आ गया? जितने भी रेजिस्टर सर्किट में पढ़ेंगे तुम्हें हर रेजिस्टर का वोल्टेज निकालना है ओम्स लॉ लगा के। ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर, अब I की डायरेक्शन तुम्हें देखनी पड़ेगी। अब देख ध्यान से समझ, मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? B से। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? B से E। तो ये मेरा दोस्त है और इसकी वैल्यू को क्या लूँगा? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस का I2 R2। अगर ये अपोजिट आ रहा होता करंट तो मैं क्या लिखता? माइनस का I2 R2। सही है भाई? रजिस्टर को पार कर गया, कुछ नहीं है, इसको पार कर गया, कुछ नहीं, इधर आया, कौन सा टर्मिनल आया? तो क्या लिखूं? माइनस का, इसको पार कर गया, रजिस्टर पड़ा, मैं F से A जा रहा हूं, ये करंट भी F से, तो ये मेरा, और इसकी वैल्यू, तो क्या लिखूं? प्लस का बराबर, यहीं आगे जहां से चले थे, जब वहीं पहुंच जाओ जहां से चले थे, बराबर करके क्या कर दो? बराबर करके क्या कर दो? तो अगर इसको रीअरेंज करेगा तो देख क्या बनेगा भाई? I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर V1 प्लस ऑफ। ले तेरी भलाई के लिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा के दिखा देता हूँ, साथ के साथ तेरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। अब मैं लगा रहा हूँ AFEBA में, किस में लगाऊंगा? उल्टा। कैसे लगा रहा हूँ भाई? अपोजिट, AFEBA। यार हाँ ना तो बोलो। चल भाई ले, A से चलना शुरू हुआ, जैसे ही चला रजिस्टर आ गया। अब समझ, मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट, अब ये मेरा दुश्मन है, अब ये मेरा, इसकी वैल्यू, तो मैं लिखेगा माइनस I1। इससे बढ़ गया बैटरी का कौन सा टर्मिनल? तो क्या लेगा? प्लस का, आगे बढ़ गया, E पे आया, अब ऐसे जा रहा है और करंट वापस मेरा, तो वैल्यू क्या लेगा बोल? माइनस I2। अब बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया? प्लस का, वहीं पहुंच गया जहां से चला था, बराबर का, रीअरेंज कर ले, दोनों इक्वेशन क्या आ गई? क्योंकि I1 R1 I2 R2 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? अरे आया नहीं आया यार? अरे अप्लाई करना आया नहीं आया? चल एक काम कर फिर मेरे साथ साथ, अब इस लूप में अप्लाई करने का, BEDCB, ये यहाँ से कोई सीखे बिना ना जाए भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, वापस से आकर के मेरे से पूछ लो, ये सीखे बिना ना जाए, सवाल नहीं होंगे भैया इसके बिना। पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रोओगे बैठ करके, और जो साले आज आए नहीं है ना, ये ज़्यादा रोएंगे। दोबारा मैं नहीं बता पाता भाई उतने अच्छे से जितने अच्छे से पहली बार में बता रहा हूँ। दूसरी बार में तो बस राड़ काटूंगा मैं। आज फटाफट ये नियम, चल घर जा, चल हो गया। चलो चलो मेरे साथ साथ लगाओ, BEDCB में। चलो B से जैसे ही बोले बोल, क्या लिखूं? माइनस का, चल भैया आगे बोल, प्लस का I2, सही है क्या? E से आ गया, D आ गया, D से, अरे प्लस माइनस, प्लस का, चल भाई आगे बोल, माइनस का, शाबाश, माइनस का I3 R3 बराबर, एक मिनट, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई, तुम में से जितने बैठे, किसी को अगर किसी के साइन में डाउट है तो हाथ खड़ा करो, अभी पूछो। किसी को डाउट है किसी साइन में? हाँ ना बोलो। चलो तो पूरे लूप के लिए भी लगा ले।
आओ पूरे लूप के लिए लगाते हैं, क्या रखें डायरेक्शन, चलो ये नहीं नहीं ऐसे रखेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव आएगी वैल्यू। ए सी डी एफ ए किस में अप्लाई करेंगे? ए सी डी एफ ए। चलो भाई साथ साथ चलेंगे भाई, ए से सी, चलो बोले बोले क्या लिखें? I3, आगे बोलो, शाबाश, आगे बोलो, बहुत बढ़िया, बराबर, सही लिखा गया। किसी को किसी के साइन में कोई आफत है क्या? ये काम कर लिया, समझ लो 90% सवाल हो गया, 90% सवाल। अब इसके बाद में अब समझ क्या करना होएगा। पहले तो छोड़, फालतू मत समझ, ये उतार, फालतू मत समझ, क्यों दिमाग पे जोर देना, अखरोट जैसा दिमाग है, ज़्यादा जोर आ जाएगी टेंशन हो जाएगी खाम खाम में। इतनी बात समझ, सॉल्व करना अगली क्लास में सिखाएगा, हाउ टू सॉल्व इट वील सी इन द नेक्स्ट क्लास। न्यूमेरिकल तो करना ही है ना भाई।